भाई ये धमकी किसी और को देना। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी डरा रही हैं कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने आपस में एक डिफेंस डील की है, उस पर भारतीय कांप रहे हैं, थर्रा रहे हैं। लेकिन इस हिंदुस्तानी भाई ने जो जवाब दिया है ना, गजब का दिया। सुनिए जरा। मैं हर इंडियन को यही कह रही हूँ कि आपने घबराना नहीं है। तो हरिमोहन जी, आपने भी घबराना नहीं है। हमने एक और डिफेंस पैक्ट कर लिया है जिसमें टर्की भी शामिल हो गया है। पहली बात तो आरजू जी, हम उस टाइम नहीं घबराए जब 1971 में हमारे पास कुछ खास रिसोर्सेज और कुछ खास मिलिट्री पावर नहीं, मिलिट्री माइट नहीं था। आपके पास बहुत हैवी 65 में बहुत हैवी आर्टिलरी थी, उनके टैंक्स वगैरह थे, अमेरिका का सपोर्ट था। हम तब नहीं चाइना का सपोर्ट था, हम तब नहीं घबराए 1971 में। तब भी हमारी सिचुएशंस कुछ खास नहीं थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, आर्मी बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं थी, अपने बॉर्डर्स को डिफेंड नहीं कर पा रही थी। और मुझे लगता है थोड़ा सा नुकसान आपको ज्यादा हुआ था उस टाइम पर, आप माने या ना माने, हालांकि आप नहीं मानते, लेकिन नुकसान आपको ज्यादा हुआ था। हम तब भी नहीं घबराए जब सियाचिन हुआ, तब भी नहीं घबराए जब 91 के अंदर हमारा यूएस मतलब 91 में फॉल ऑफ यूएसएसआर होता है और हमारी जो सबसे एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल फ्रेंड जो था वो नहीं रहा या उतना पावरफुल नहीं रहा, और हमें बहुत तगड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है वो सामना करना पड़ा। हम तब भी नहीं घबराए। कुछ मतलब बॉर्डर पार से कुछ चूहे आ गए हमारे पहाड़ों पर कब्जा कर लेते हैं और हमें बिल्कुल नीचे से कारगिल हाइट्स के ऊपर जाकर कब्जा करना पड़ रहा था। तो अब इतना जब हमने सोच लिया उस समय पर, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब हम इतना नहीं, कभी नहीं घबराए। तो अब तो सीधी सी बात ये है कि आज के दिन तो अमेरिका का सामना खुलकर कर रहे हैं, चाइना वालों को बॉर्डर के ऊपर लट्ठों से धो दिया है। चाइना 2-4 कदम पीछे हट चुका है, मतलब चाइना कदम पीछे हटा रहा है, वो अपने जो कैजुअलिटीज है उसको बताने से घबरा रहा है। आप प्रॉब्लम में हैं। पहले जो आग हमारे तरफ वाले कश्मीर में लगी हुई थी, वो आपकी तरफ वाले कश्मीर में लगी हुई है। जो बॉर्डर हमारे आप जो टेंस रखते थे, हमारे बॉर्डर पे जिस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती थी, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में डिस्टरबेंस क्रिएट होती थी, उससे कहीं ज्यादा जो डेडली डिस्टरबेंसेस हैं वो आपके वेस्टर्न बॉर्डर पर क्रिएट हो रखी हैं। आपका कोई पड़ोसी खुश नहीं है आपसे, आप सबके साथ लड़ाई के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि चाइना भी कुछ खासा खुश यहाँ पर नजर आ रहा है। और रही बात कि टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की, कि ये एक ट्राइंगुलर एक एक्सेस बनाया गया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, ट्राइंगुलर एक्सेस के अंदर मैं एक बहुत छोटी सी एक बात समझने की कोशिश करूंगा और आप मुझे समझाइएगा आरजू जी, कि सऊदी अरेबिया अपनी मिलिट्री माइट के लिए कितना जाना जाता है, मुझे ये बताइए। उसके पास अपना कितना डिफेंस प्रोडक्शन है, कितना उसके पास ग्राउंड फोर्सेस हैं, कितने स्ट्रॉन्ग उसके पास एयर फोर्सेस हैं, कितनी उसके पास स्ट्रॉन्ग नेवी है। पहली तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, मुझे बताइए। जहां तक मुझे पता है, मैं अपने फैक्ट्स अगर ठीक करूं, जहां तक मुझे पता है कि पाकिस्तान के मतलब सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी के लिए बार बार पाकिस्तान के पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि यार मैं यमन में फंस गया हूँ आ जाओ, यार मैं यहाँ फंस गया हूँ आ जाओ। और आपके मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं, बड़े बड़े मिलिट्री तो नहीं कहेंगे, जो ऑफिशियल्स हैं, वो रिटायरमेंट के बाद सऊदी अरेबिया की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तब जाके उन्हें बिलियंस ऑफ या मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सैलरीज मिलती है। अब मुझे ये बताइए, सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस पैक्ट होता है, तो सऊदी अरेबिया के नो डाउट डॉलर आपके लिए काम के हैं, लेकिन सवाल यही है कि उस सऊदी अरेबिया के पास जितने डॉलर हैं, उन डॉलरों से आप जंग जीतेंगे या फिर अपनी कंट्री की स्टेबिलिटी से आप जंग जीतेंगे? और जंग करनी ही क्यों है? क्या आप उन डॉलरों से आपके यहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, या फिर आपका जो मतलब जिसे कहते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर सोसाइटी है, फोर्सेस वगैरह जो भी हैं, वो उस डॉलर को खाकर अपना काम चला ले? दूसरी बात, अर्जुन, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट से पाकिस्तान को डॉलर्स के अलावा फायदा क्या है? ग्राउंड और डॉलरों से जंग नहीं जीती जाती है, आपकी जाती। दूसरी बात, टर्की, नो डाउट टर्की के पास एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन टर्की और पाकिस्तान के एसोसिएशन से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है, मैं नहीं समझ पा रहा। जो ईरान पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा हॉस्टाइल नहीं था, बिल्कुल नहीं, इतना हॉस्टाइल नहीं था, कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश थी, बैलेंस मेंटेन होता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ईरान से उस लेवल के रिलेशंस नहीं थे कि बिल्कुल ही आप। लेकिन जैसे ही आप टर्की के साथ एक एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब से
टर्की के साथ आपने एक्सेस बनाने की कोशिश की है, क्या ईरान के साथ आपके रिलेशंस सुधर गए? मेरा ऐसा मानना है नहीं। इसका इससे अंदाजा लगाकर देखिए, जब अमेरिका और ईरान की लड़ाई होनी शुरू हुई तो आप ही के हाईएस्ट ऑफिशियल ने शिया क्लेरिक्स को बुलाया और शिया क्लेरिक्स को बुलाकर क्लियर वर्ड्स में कहा कि देखो भैया, सीधी सी बात यह है, अगर ईरान से कोई प्रॉब्लम, अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है और आप ईरान का साथ देना चाहते हो तो पहली फुर्सत में ईरान निकल जाओ। जहां तक मुझे याद है, आपके किसी बड़े ऑफिशियल ने ऐसी किसी मीटिंग के अंदर क्लियर वर्ड्स में इंस्ट्रक्शन दी थी। कौन थे, क्या थे, वो आप वो करिएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा। सोचकर देखिए, जहां तक मुझे पता है आपके यहाँ अप्रोक्सीमेट 20% शिया पॉपुलेशन है। अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए एक फॉर्मूला यूज करने की कोशिश कर रहा था, या यूं कहता था कि अगर पाकिस्तान मुसलमानों, अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान के साथ होगा, अगर वो फॉर्मूला या लागू पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ही किया जाए, तो पाकिस्तान की अगर ईरान से लड़ाई होगी तो पाकिस्तान का 20% शिया किस तरफ खड़ा होगा मुझे नहीं पता, ये आप लोग जवाब दें। पाकिस्तान और तालिबान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें खैबर पख्तूनख्वा का जो पठान है, और पठानों से आप कुछ अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, वो किस तरफ खड़े होंगे या उनका दिल किस तरफ होगा, ये एक सवालिया निशान लगा। तो सवाल ये है, टर्की के साथ बेनिफिट, टर्की के साथ आप एक मिलिट्री एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स पर कितना हो रहा है और आपके घर के अंदर कितना हो रहा है, क्या आपकी कंट्री ने कभी इस चीज की कैलकुलेशन करी? अब तीसरी बात, मुझे एक चीज और बताइए, इस फैक्ट के बाद बहुत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेमन फॉर्म में, बहुत मतलब लेमन फॉर्म में एक बार सोच कर देखें तो मैं तो खुश होऊंगा कि अच्छा, इसका टर्की के साथ, पाकिस्तान का टर्की के साथ एक एसोसिएशन हो गया है। अरे भाई, पाकिस्तान का अगर टर्की के साथ एसोसिएशन हो गया है तो इसका प्लस पॉइंट क्या होगा किसके लिए? इंडिया के लिए। मतलब कैलकुलेट करके देखिए, बेसिक कैलकुलेशन में अगर आपने टर्की के साथ एसोसिएट किया है तो ईरान आपको फ्रेंडली कंट्री देखेगा, न्यूट्रल कंट्री देखेगा या हॉस्टाइल कंट्री देखेगा? अगर उसने इस तरीके से कुछ भी किया है तो आपको इंडियन बॉर्डर पे फोर्सेस ज्यादा रखनी चाहिए या फिर ईरान के बॉर्डर पे? आपको इंडियन बॉर्डर पे फोर्सेस ज्यादा रखनी चाहिए या अफगानिस्तान के बॉर्डर पे? मुझे ऐसा लगता है इस पैक्ट के बाद इंडिया को तो खुशी के लड्डू बांटने चाहिए कि भाई मजा आ गया, पाकिस्तान एक ऐसे जाल में खुद जाके फंस गया कि उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली अब डिस्टर्ब्ड फॉर्म में नजर आएंगे और पाकिस्तान को ईस्टर्न से नहीं, वेस्टर्न फ्रंट्स पर ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और इंडिया का जो वेस्टर्न फ्रंट है, यानी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, उसके ऊपर हमें इतना प्रेशर फील नहीं होगा। इसका एक, अगर मैं फैक्ट बताऊं आपको, तो इसका दूसरा फैक्ट मेरे को साफ तौर पर नजर है, मतलब इसका एक इम्पैक्ट नजर ये आता है कि इंडिया ने पूरी की पूरी एक बटालियन या जो भी है वो उठाकर, मैं इतना वो एक अप्रोक्सीमेट एक बड़ा सेक्शन ऑफ फोर्सेस आपके बॉर्डर से उठाकर अरुणाचल प्रदेश चाइना के बॉर्डर के ऊपर भेज दी। इसका मतलब वी आर नॉट टेकिंग यू दैट मच सीरियसली, क्योंकि हमें पता है कि आपकी लड़ाई हमसे है ही नहीं। तो ऐसे में इंडिया को प्रॉब्लम होगी तो मुझे नहीं लगता, इंडिया को तो बल्कि खुश होना चाहिए इस मामले। अब दूसरी तरफ मैं रियलिटी बता रहा हूं, बहुत लेमन फॉर्म में सोच रहा हूँ, मैंने अभी बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च नहीं किया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल फैक्ट्स के बिहाफ पर मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपकी हालत देखने के बाद मैं इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हूं। मतलब मैं उस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का एक अर्डेंट सपोर्टर हूं कि हम आपके साथ बहुत सारे मामलों में हैं तो जरूर, लेकिन हम किसी भी तरीके से आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर नहीं लड़ेंगे। अमेरिका इस चीज से नाराज हुआ कि इंडिया ने क्वाड को क्वाड बनने नहीं दिया। अमेरिका नाराज था हमसे कि भाई क्वाड नहीं बनने दिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया बन जाते तो हम चाइना से, उसमें इंडिया ने, अब जब वो बन जाते तो इंडिया ने कहा ये एक कॉपरेशन का एक अलायंस है, हम इसमें मिलिट्री अलायंस नहीं जोड़ेंगे और इसमें वन फॉर ऑल फॉर वन वाली सिचुएशन में नहीं जाए। अमेरिका नाराज हुआ और बहुत ज्यादा नाराज हुआ। उसके बाद जब क्वाड के अंदर क्या नाम है, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया को जोड़ने की बात की गई तो हमने उस क्वाड को कचरे के डब्बे में फेंकते हुए देर नहीं लगाई। लेकिन वो आपको देख के वो लगता है मुझे, क्योंकि अब आप सोचकर देखिए उसके पीछे का रीजन ही है, पाकिस्तान ने कितनी मुसीबत मोल ली है, आप सोचकर देखिए। क्या आप 1% भी सऊदी अरेबिया और ईरान में लड़ाई नहीं होगी इसकी गारंटी ले सकते हैं? आज जो सिनेरियो चल रही, यानी ईरान की मिसाइलें सऊदी अरेबिया पर जाएंगी ही जाएंगी, जो जा भी रही हैं,
और हम लोग अब उन खबरों से इतने बोर हो गए हैं, लेकिन जा रहे हैं। क्या आपको यमन के अंदर एंटर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जिसे आप नहीं चाहते थे वो आपने एक बार को मना कर दिया। सऊदी अरेबिया इतना नाराज हुआ कि आपके साथ रिलेशंस खराब हो गए, और आपके एक प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका गए हुए थे, वहां आपके मतलब सऊदी प्रिंस का प्लेन लेकर गए हुए थे, सऊदी प्रिंस ने अपना प्लेन वापस बुला लिया, और आपको एक चार्टर्ड प्लेन या पता नहीं कौन से वाले प्लेन के अंदर, पैसेंजर प्लेन था इमरान शायद, खान। पैसेंजर प्लेन के अंदर वापस आना पड़ा। सोचकर देखिए डिफेंस पैक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। ये भी तो एक इम्पैक्ट होता है ना कि अल्टीमेटली आप अपनी लड़ाई में दूसरे का फायदा उठाएं या ना उठाएं, दूसरे की लड़ाई में आपको जाना ही पड़ेगा। और जब दूसरे की लड़ाई में जाना पड़ेगा तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो बेफालतू में आपके ऊपर आएगी ही आएगी। हाँ, तो आरजू काज़मी जी कह रही थी कि भाई जो डिफेंस डील हुई है तीनों देशों के बीच में, और इसमें और भी 32 देश हैं जो शामिल होने वाले हैं, तो भारत को अब दब के रहना पड़ेगा, भारत को खौफ में रहना पड़ेगा। भाई तुम्हारे डिफेंस डील की ना जो ये तिगड़ी तुमने लगाई है ना, ठीक है, उसका हमने हाल कल ही देख लिया। कल सऊदी अरेबिया के जो सबसे बड़े टैंक है उस पर हमला हुआ हुतियों के द्वारा, तो कौन बचाने के लिए आया? ना पाकिस्तान आया, ना टर्की आया, यहां तक कि कोई बयान तक नहीं आया। यह है पोल आपके डिफेंस पैक्ट की। तो भाई सबसे पहली चीज तो यह है कि भारत कोई घबरा नहीं रहा, भारत कोई खौफ में नहीं है, क्योंकि भारत को अच्छे से पता है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में ना सऊदी आएगा ना टर्की आएगा, कोई नहीं आएगा। समझ रहे हैं? आपको ही जंग लड़नी पड़ेगी। लेकिन आपके साथ में तो धोखा यही हो रहा है कि भाई जब सऊदी के ऊपर हमला होगा या टर्की पर अगर हमला होगा, वैसे तो सऊदी पर तो हमले चल ही रहे हैं, लेकिन ये अगर और बढ़े तो पाकिस्तान को अपनी फौज भेजनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा, क्योंकि मुफ्त की फौज है, मुफ्त की जान है, भेजेंगे इधर, वो मरेंगे जाकर वहां पर, और डॉलर्स आप लेकर बैठेंगे। आपके जो आला कमान है, आपके जो आसिम मुनीर है, वो डॉलर्स में खिलेगा, और फिर एक दिन आएगा डॉलर्स लेगा और विदेशों में जाकर सेटल हो जाएगा। समझ रहे हैं? यही तो आपका इतिहास रहा है, यही आपकी कहानी रही है। मरेंगे तो कौन? आपके लोग, आपकी आवाम जो आज भी आटे की लाइन में लगी रहती है। लेकिन उसको उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके जो हुक्मरान हैं जिनको उन्होंने बिठा रखा है वो कैसे हैं। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।